20 से ये क्वेश्चन 10 वर्ड के हो जाएंगे, मतलब 1 लाइनर हो जाएंगे। आपको एक लाइन में उत्तर देना पड़ेगा। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि आपको जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसी डिस्क्रिप्टिव कर देना है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, भारत का संविधान एक बृहत्तम संवैधानिक दस्तावेज है। तो इसका मैंने आंसर आपको बताया, क्योंकि भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों का संविधान है। तो जैसे कि हम शाम की क्लास में इस बात को 2-3 बार डिस्कस भी कर चुके हैं कि मतलब चूंकि भारत में फेडरल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, परिसंघीय प्रकार का संविधान है, जैसे परिसंघीय संविधान में पूरा विस्तृत वर्णन गवर्नमेंट के बारे में केंद्र के लिए भी है और राज्य के लिए भी है, इसलिए हमारे संविधान विस्तृत हो गया। समझ में आई बात? तो हमारा संविधान एक विस्तृत संविधान है। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपके मेंस एग्जाम के साथ साथ ज्यादातर ये प्री एग्जाम में पूछा जाता है ना। अब यदि यही प्रश्न 20 वर्ड में लिखने आता तो हम इसको, ये तो 10 वर्ड में हो जाएगा कि केंद्र और राज्य दोनों का संविधान है। यदि ये 20 वर्ड में लिखना है तो इसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देंगे। हमारे संविधान में केंद्र और राज्य के लिए जहां अलग अलग लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के स्टेब्लिशमेंट की बात की गई है, तो वहीं दूसरी ओर हमारा संविधान केंद्र राज्य संबंध, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य संबंधों से उत्पन्न हुई समस्याएं और उन समस्याओं के हल के लिए अंतर्राज्यीय परिषद, वित्त आयोग जैसी संस्थाओं की स्थापना की बात भी करता है। इसके अलावा यह व्यक्तियों के, नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों के संदर्भ में विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करता है। इस कारण से यह एक व्यापक दस्तावेज के रूप में निर्मित हुआ। ये यदि 50 वर्ड में आ जाए तो आप इतना 50 वर्ड में लिख देंगे। मतलब उसी प्रश्न को हमने ऑब्जेक्टिव टाइप में सॉल्व किया, उसी प्रश्न को हमने 10 वर्ड में तैयार किया और उसी प्रश्न को हमने 50 वर्ड में तैयार किया। अगला क्वेश्चन। हाँ मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ? जैसे कि मतलब हम ऐसे भी नहीं लिख सकते कि इसमें 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां, 22 भाग है। ये भी तो विस्तृत है वरना। नहीं, सिर्फ ये 395 अनुच्छेद क्यों आए? 395 अनुच्छेद क्यों आए? क्यों? क्योंकि इसमें भी देखो क्या होता है, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा क्वेश्चन ऐसा आता है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। समझना, मैं एक ऑब्जेक्टिव का उदाहरण दे रहा हूँ, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। मान लो ये प्री में क्वेश्चन आया कि भारत का संविधान एक विस्तृत दस्तावेज है, उसमें पहला दिया क्योंकि इसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, 22 भाग है। ठीक। दूसरा दिया क्योंकि यह एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है और इसमें व्यक्ति और नागरिकों के मौलिक अधिकार, हितैषी तत्व और मौलिक कर्तव्यों आदि का विस्तृत वर्णन है। तीसरा आया इसमें कि यह केंद्र और राज्य दोनों का संविधान है। चौथा आया इसमें कि यह संविधान सभा द्वारा विस्तृत परिचर्चा के बाद निर्मित किया गया संविधान है। ठीक, ये 4 विकल्प दे दिए। अब वो नीचे पूछ रहे हैं कूट, या नीचे सिंपल पूछ रहे हैं कि एक कोई आंसर कि ए बी सी डी में से कौन सा सही है। तो अब ऐसे में तो चारों सही हैं। हाँ सर, चारों सही है। तो आप ये इस प्रकार के प्रश्न यूपीएससी में देखते होंगे कि जहां चारों ऑप्शन सही होते हैं। तो जब आप पेपर पढ़ते हैं तो सबसे पहली लाइन क्या लिखी रहती है कि प्री में कि सभी प्रश्न बहुविकल्पीय हैं, आपको सर्वश्रेष्ठ उत्तर का चयन करना है। तो जब चारों आपके ऑप्शन में सही होते हैं तो कैसे निकाला जाता है मैं बताता हूं। जब चारों विकल्प सही हों तो आपको उस वाले विकल्प का चयन करना होता है जिसमें 3 विकल्प अपने आप समाहित हो जाए। तो अब इसमें
प्रश्न आया कि पहला था, इसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग हैं। तो प्रश्न आया कि ये क्यों है ऐसा? क्योंकि ये केंद्र और राज्य दोनों का संविधान है। हमें पूरे संविधान को 2 बार लिखना पड़ गया। लिखना पड़ा हमें कि नहीं? ना? हाँ सर। पूरा का पूरा केंद्र के लिए भी लिखा, पूरा का पूरा राज्य के लिए भी लिखा हमने, ना? इसलिए उसमें इतने अनुच्छेद हो गए। संविधान सभा द्वारा विस्तृत परिचर्चा करके संविधान निर्मित किया गया। ये डायरेक्टली लिंक नहीं हो रही है लाइन उससे, ना? हाँ तो इसलिए इसका जो सर्वश्रेष्ठ आंसर है, इसका सर्वश्रेष्ठ आंसर हो जाएगा कि क्योंकि यह केंद्र और राज्य दोनों का संविधान है। अब आपने इसी प्रश्न में जो ऑब्जेक्टिव टाइम मैंने आपको बताया, इसमें चौथा जो मैंने बोला था, क्योंकि यह संविधान सभा द्वारा विस्तार में चर्चा किया गया निर्मित संविधान है, इसकी जगह पे चौथा ऑप्शन आ जाता उपरोक्त सभी। तो अब क्या सही हो जाता? तो वो नहीं हो जाता सर। उपरोक्त सभी सही हो जाता ना, हाँ सर। है ना? तो ये ऐसे जो प्रश्न होते हैं ना, ये विकल्प के आधार पे यदि उपरोक्त सही दिया है तो सीधा सीधा आंसर हो गया। यही पीएससी और आईएएस में अंतर है। पीएससी में उपरोक्त सही वो दे देते हैं, तो हम फट से लगा देते हैं उपरोक्त सभी सही है। लेकिन आईएएस में वो चारों सही देते हैं और ऑप्शन में ये नहीं देते कि उपरोक्त सभी सही है। तो आपको सर्वश्रेष्ठ उत्तर तक पहुंचना होता है। तो जब सर्वश्रेष्ठ उत्तर तक पहुंचने की बात आती है, तो ये ध्यान रखना है, ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें आप अन्य विकल्पों को समाहित कर सकते हैं। अभी बहुत सारे प्रश्नों को एग्जाम्पल अपन ऐसे ठीक है। चलो, भारत के संविधान में मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं, समझाइए। इंग्लिश में बोलूं क्या इसको? इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट एंड द डीपीएसपी ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑल द कंपोनेंट पार्ट ऑफ द ईच अदर, एक्सप्लेन इट। अब आप देखो, ये जनरली क्वेश्चन कैसा है कि इसको कम से कम 100 शब्द चाहिए इसको एक्सप्लेन करने के। एग्जामिनर खुद लिख रहा है कि एक्सप्लेन इट, and explain it only in 15 to 20 वर्ड। सिर्फ 15 से 20 शब्दों में हमें इसे एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पे इस प्रश्न को समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा। जो हमारे संविधान की प्रियम्बल है, वो काफी कुछ मैच करती है हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से। और ऐसा बोला जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो बोला भी है कि संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। तो प्रस्तावना वास्तव में उन मूलभूत सिद्धांतों की चर्चा करती है जो देश की राज्य व्यवस्था से उम्मीद की जाती है कि देश की सरकार को ऐसे गवर्न करें या देश को ऐसे गवर्न करें। तो लिबर्टी, जस्टिस, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, सोशल इक्वालिटी, जो ये सब बातें की गई हैं, सामाजिक समता की, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक समता, स्वतंत्रता, न्याय, व्यक्ति की गरिमा, ये जो सब परिकल्पनाएं हैं, ये जो सिद्धांत हैं, इन्हीं सिद्धांतों को आर्टिकुलेट करने के लिए, प्रैक्टिकल शेप देने के लिए संविधान में अलग अलग प्रोविजन किए गए। और इसी उद्देश्य के साथ संविधान में मौलिक अधिकार और डीपीएसपी की बात भी की गई। अब आप थोड़ा बहुत सब पढ़े हुए हैं कि मौलिक अधिकार जो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 32 तक प्रोवाइड किए गए हैं। अब उसमें 12 से 35 तक है, मेन तो 12 से 32 है। तो उसमें आपने एक चीज पढ़ी होगी, दीज राइट्स आर गारंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट और जुडिशियरी, कि यदि इन फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत एंड आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। सही बात है। लेकिन हमारे संविधान के निर्माता ये भी जानते थे कि भारत, जिसमें लिटरेसी रेट बहुत कम है, भारत ऐसा देश है जिसमें लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी ही नहीं है। ये आज आप सोचो
हम मौलिक अधिकारों को वास्तव में परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं। क्या आप आम नागरिक से ऐसी उम्मीद कर सकते हैं क्या कि उसे मौलिक अधिकारों की जानकारी होगी? ये एक तरफा है, वन साइडेड है कि संविधान निर्माताओं ने हमें मौलिक अधिकार दे दिए, उनकी गारंटी भी दे दी, लेकिन हमें ही पता नहीं है। तो ये मौलिक अधिकार तो बेसिकली अध्ययन अध्यापन की विषय वस्तु बन के रह गए हैं, आम जनता को पता ही नहीं। ये बात संविधान निर्माता जानते थे कि भारत में लिटरेसी रेट बहुत कम है, अवेयरनेस बहुत कम है, लोग अपनी गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी में उलझे हुए हैं ना, मौलिक अधिकारों की किसको चिंता है। तो जानते थे कि ये मौलिक अधिकार कि यदि उल्लंघन हो भी जाएगा तो भी लोग न्यायालय में इसके लिए शायद अपील ना कर पाए। तो उन्होंने क्या किया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में देश को चलाने के कुछ ऐसे मूलभूत सिद्धांत लिख दिए कि यदि सरकारें उन डीपीएसपी का अनुसरण करती हैं, यदि देश की सरकारें उन डीपीएसपी को फॉलो करती हैं, तो न केवल देश में वेलफेयर स्टेट स्टेब्लिश होगा, बल्कि मौलिक अधिकारों की गारंटी अपने आप सुरक्षित हो जाएगी। मतलब संविधान निर्माताओं ने आपसे एक तरफ कहा कि ये भैया आपको 6 प्रकार के हमने मौलिक अधिकार दे दिए, दूसरी तरफ डीपीएसपी के माध्यम से कहा सरकार से कि आप सरकार को इस तरीके से चलाना जिससे उन लोगों के मौलिक अधिकारों का प्रोटेक्शन बना रहे। इसलिए इनको कहा गया है कि ये एक दूसरे के पूरक हैं। अब आपको मैं आगे बताऊं, सुप्रीम कोर्ट ने भी मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के मामले में डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये कहीं पर भी एक दूसरे का विरोध नहीं करते, बल्कि ये एक दूसरे को एम्पावर्ड करते हैं, क्योंकि उसका कारण यही है कि यदि सरकारें डीपीएसपी का अनुसरण करेंगी तो ना तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा, बल्कि जो मूल सिद्धांत है हमारे संविधान का, लोक कल्याण की भावना, समता की भावना, इक्वालिटी भावना, जस्टिस की भावना, वो अपने आप परिपूर्ण हो जाएगी। इसलिए इनको पूरक माना गया है। यहाँ किसी को कुछ पूछना है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। क्या अपन सैंपल के तौर पे क्वेश्चन ले रहे हैं? फिर एक क्वेश्चन इसमें पूछा है, भारतीय निर्वाचन व्यवस्था की कतिपय कमियों को स्पष्ट कीजिए। अब देखो सौम्या, बेटा इस क्वेश्चन को समझना, कल आपने इस तरीके का एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि सर कई बार एक वर्ड में ही आंसर होता है। अब ये क्वेश्चन है जो भारतीय निर्वाचन व्यवस्था की कमियों को, कतिपय वर्ड लिखा है मतलब कुछ कमियों को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे आप 3 कमियां बता सकते हैं अपने आंसर को 3 मार्क का बनाने के लिए। भारतीय निर्वाचन व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी क्या है? सबसे बड़ी कमी है अधिक से अधिक वोटिंग न होना। जब हम देखते हैं टीवी में कि 60% वोटिंग, 61% वोटिंग, और टीवी में न्यूज चैनल वाले चिल्लाते हैं कि रिकॉर्ड वोटिंग हुई। अरे भाई, आप यदि उसको दूसरे तरीके से बोलो कि जब 65% वोटिंग हुई तो हम कहते हैं बहुत अच्छी वोटिंग हुई, लेकिन आप उसको ये भी तो बोल सकते हो कि 35% लोगों ने वोट नहीं दिया, मतलब ये जो सरकार बन रही है ये केवल 65% लोगों की सरकार है, 35% लोगों की कोई भागीदारी नहीं है इस सरकार में। सेकंड है हमारा वोटिंग बिहेवियर। वोटिंग बिहेवियर, भारत
एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जिसमें आम नागरिक अपने मतदान की प्रैक्टिस, अपने मतदान का व्यवहार, अपना मत किस आधार पर देते हैं? धर्म, जाति, क्षेत्र, संस्कृति, भाषा, इन सब के आधार पर देते हैं। मतलब हम विकास के मुद्दों पर, हम प्लानिंग के आधार पर, राजनीतिक दलों की जो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, उनके जो घोषणा पत्र होते हैं, उनके आधार पर मतदान नहीं करते हैं। हम तो भावनात्मक आधार पर भी मतदान कर देते हैं। तीसरा, हमारे यहाँ मतदान में उतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। क्यों? अभी मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ था, आप लोगों ने भी वोट डाला होगा। इलेक्शन कमीशन बहुत स्ट्रिक्ट है मतदान को लेकर, होना भी चाहिए। और इलेक्शन कमीशन के साथ सरकार और सब कोई चाहता है कि मतदान बहुत ट्रांसपेरेंट हो, और इस ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखने के लिए वो अनावश्यक एडवर्टीजमेंट पर रोक लगाते हैं कि झंडे नहीं लग सकते, बैनर नहीं लग सकते, दीवारों पे नारे नहीं लग सकते। ये सब बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन आप एक बात बताएं, आप भी मतदान करने गए होंगे, तो जिस विधानसभा क्षेत्र से आपने मतदान किया था, उसमें हो सकता है 6 कैंडिडेट, 8 कैंडिडेट खड़े हों। भाई बीजेपी का खड़ा होगा, कोई कांग्रेस का खड़ा होगा, समाजवादी पार्टी भी अपना खड़ा करती है, बहुजन समाजवादी पार्टी भी खड़ा करती है, एक दो इंडिपेंडेंट भी खड़े हो जाते हैं। क्या आपको सभी कैंडिडेट के नाम मालूम थे? क्या आपको सभी कैंडिडेट की वो प्रोफाइल मालूम थी जो इलेक्शन कमीशन में उन्होंने सबमिट की, कि वो कितने पढ़े लिखे हैं, उनके ऊपर कितने एफआईआर दर्ज हैं, कितने क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? तो ये इतनी जानकारी मालूम होने की तो बात बहुत आगे की है। हमें तो उनके नाम ही मालूम नहीं चलते हैं कि एक्चुअल हमारी विधानसभा क्षेत्र से, हमारे संसदीय क्षेत्र से कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब हम अपने मतदान को यदि सही तरीके से प्रैक्टिस भी करना चाहें उसकी, यदि हम अपने मतदान को समझदारी से देना भी चाहें, तो इलेक्शन कमीशन ने ऐसी व्यवस्था ही नहीं की है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस युग में क्या इलेक्शन कमीशन ये नहीं कर सकता कि आप जिस विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हो, क्योंकि मतदाता सूची तो बिल्कुल बाइफरकेट है, हर जगह की मतदाता सूची अलग अलग बनी हुई है, आप देखते हैं वहां पे आपका नाम रजिस्टर्ड है, तो इलेक्शन कमीशन आपको एक लिंक भेज दे चुनाव के 4 दिन पहले कि आप अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों की डिटेल में प्रोफाइल यहां देख लें। क्या ये बहुत बड़ी बात है? एक कोई इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट कर देगा? ये डाटा फिल्टर करने का ही काम है। तो आप अपने मोबाइल पे ही देख लो कि यार मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये 5 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें से इसका रिकॉर्ड है। तो आप अपना मतदान बहुत सोच समझ कर दोगे। ट्रांसपेरेंसी इसको बोलेंगे कि आपको मतदान करने के पहले ही पता है कि मेरा कैंडिडेट कैसा है। पर इलेक्शन कमीशन ये चीज नहीं कर पाता, बल्कि वो एडवर्टीजमेंट पर रोक लगाता है। एडवर्टीजमेंट पर रोक लगाने की वजह से क्या होता है कि हमारे पास तक जानकारी ही नहीं पहुंचती है कि हमारे क्षेत्र से कितने विधायक चुनाव लड़ रहे हैं, कितने उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। हम तो सिर्फ जिनके बारे में न्यूज आती रहती है, सिर्फ उनके बारे में जानते रहते हैं बस, उसके अलावा हमें कोई विशेष जानकारी होती नहीं। तो हमारे निर्वाचन प्रक्रिया की ये कमी है। राजनीति में अपराधीकरण का प्रवेश, मतलब बड़ी विडंबना है हमारे देश की कि हमारे यहाँ पर कोई की शैक्षणिक योग्यता जरूरी नहीं है, लेकिन अघोषित रूप से कोई यदि अपराधी है तो उसके राजनीति में प्रवेश के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सब हमारे देश की इलेक्शन व्यवस्था की कमियां हैं। दूसरा, हमारे यहाँ जब से लोकतंत्र की स्थापना हुई है,
तब से लेकर आज तक मजबूत विपक्ष कभी नहीं रहा। पहले कांग्रेस किया करती थी राज, अब बीजेपी करती है राज। जब तक मजबूत विपक्ष नहीं होगा तो लोकतंत्र कैसे बनेगा? तो इसके तो बहुत सारे कारण हैं, आप कोई भी 3 कारण लिख देना। अगला है 10 वर्ड वाले, सॉरी 6 मार्कर हैं जो 100 वर्ड में हम वो क्वेश्चन को ले रहे हैं, है ना। जैसे कि एक क्वेश्चन ले रहे हैं हमें, भारत में राज्यपाल के पद के औचित्य और महत्व की समीक्षा कीजिए। एग्जामिन एंड द जस्टिफिकेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पोस्ट ऑफ गवर्नर इन इंडिया। भारत में राज्यपाल के पद के औचित्य और महत्व की समीक्षा कीजिए। ये ऐसे प्रश्नों में याद रखना, आपको शुरुआत यहां से नहीं करनी कि संविधान के अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल के प्रावधान किया गया है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इसके लिए ये योग्यता है। कोई मतलब नहीं इन सब बातों का, सीधे प्रश्न पे आओ। और प्रश्न ये कह रहा है कि राज्यपाल के पद का क्या औचित्य है। अब जब कभी आपसे ऐसा प्रश्न पूछे कि राज्यपाल के पद का क्या औचित्य है, राष्ट्रपति के पद का क्या औचित्य है, अटॉर्नी जनरल के पद का क्या औचित्य है, तो मान लो आप पढ़ के नहीं गए एग्जाम में, तो फिर आपको क्या करना है? किसी भी पद का औचित्य उसके कार्य और भूमिका से निकाला जा सकता है। हम ये देख लेंगे कि कार्य क्या करता है, ये कार्य करता है तो अपन उसके औचित्य को सिद्ध कर देंगे। समझ लेते हैं बात। राज्यपाल के पद का सबसे बड़ा औचित्य है कि हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने जिस इनक्रेडिबल टाइप के संविधान को बनाया, जिसमें सामान्य परिस्थितियों में फेडरल सिस्टम है, परंतु विशेष परिस्थितियों में ये यूनिटरी है। जो अपन ने कल डिस्कस किया था कि यह शरीर से फेडरल दिखाई देता है परंतु आत्मा से एकात्मक है। ऐसे संविधान को लागू करने के लिए आवश्यक था कि केंद्र और राज्य में अलग अलग सरकारें तो हों, लेकिन वो विशेष परिस्थितियां जिनमें राज्य की शक्तियां कमजोर हो जाती हैं और केंद्र पावरफुल हो जाता है, उसके लिए प्रावधान तो करना था। तो उसके लिए राज्यपाल का पद बनाया। आवश्यकता पड़ने पर राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में काम करता है और खासतौर पे जब आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंशियल रूल लगता है तो राज्यपाल राष्ट्रपति की ओर से उस राज्य में शासन करता है। तो राज्यपाल के पद का पहला औचित्य यही था या है कि जो भारत के संविधान में एकात्मक लक्षण दिए गए हैं उनको जस्टिफाई करने के लिए, उनको रिलेवेंस बनाए रखने के लिए, उनको प्रासंगिक बनाए रखने के लिए इस प्रकार के पद का सृजन किया जाना आवश्यक था। एक बात। दूसरा, चूंकि भारत राजनीतिक रूप से नया देश था, जिसमें ना तो पॉलिटिकल लिटरेसी बहुत ज्यादा थी, आज भी नहीं है, और इतने सारे राज्यों में सरकारें चलेंगी और हर राज्य की अपनी अलग अलग समस्याएं हैं, तो वैसे में निश्चित है कि देश की और एकता और अखंडता को सुनिश्चित बनाए रखने के लिए केंद्र का नियंत्रण आवश्यक था। तो राज्यपाल क्या करता है, जब राज्य की विधानसभा द्वारा पारित होकर कोई बिल राज्यपाल के पास एसेंट के लिए परमिशन के लिए आता है,
तो कुछ विशेष प्रकार के बिलों के संदर्भ में जो राष्ट्रीय हित से संबंधित हों, राज्यपाल उन बिल को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए सुरक्षित रख सकता है। हो गया केंद्र का नियंत्रण। बिल को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए सुरक्षित रख लेने का मतलब क्या है? अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करेगी इस बिल को, तभी वो बिल इस राज्य में लागू हो पाएगा। इसके अलावा राज्यपाल को राष्ट्रपति की तरह पॉकेट वीटो की भी पावर है। उसको लगता है कि कोई बिल राष्ट्रीय हित में नहीं है, तो वो ना तो उसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजे, ना ही उसको अनुमति दे, अपने पास रख के रह जाए, तो बिल पास नहीं होगा। मतलब राज्य की सरकारों को, एक आर्टिकल में आपको बताता हूं, आर्टिकल 355 हमारे संविधान का एक स्पेशल प्रोविजन करता है। आर्टिकल 355 ये कहता है 355 कि यह केंद्र का उत्तरदायित्व होगा कि राज्यों में सरकारें संविधान के अनुसार चलें। यह केंद्र का उत्तरदायित्व होगा कि राज्य में सरकारें संविधान के अनुसार चलें। केंद्र को इतना बड़ा उत्तरदायित्व दे दिया, तो जब केंद्र को इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि राज्य में सरकारें संविधान के अनुसार चलें, तो भाई हमें केंद्र को शक्ति भी तो देनी पड़ेगी। तो केंद्र अपना एक मॉनिटर लाके बैठा देता है राज्यपाल के रूप में कि देखो इस राज्य में सरकार संविधान के अनुसार चल रही है कि नहीं चल रही है, और नहीं चल रही है तो बताना हमें, हम इस राज्य की सरकार को भंग कर देंगे आर्टिकल 356 लगा के। राष्ट्रपति के पद का यही सबसे बड़ा औचित्य है। 100 वर्ड में अब ये क्वेश्चन यदि आएंगे तो ये सब 50 वर्ड में आएंगे। फिर एक क्वेश्चन है, भारत में संसदीय लोकतंत्र को सुदृढ़ करने हेतु कौन कौन सी आवश्यक शर्तें हैं? ये तो अपन ने अभी डिस्कशन कर लिया, और एक बार समझा देता हूं। हमने इसको पढ़ा था कि भारत में लोकतंत्र की स्थापना के लिए, भारत में लोकतंत्र की स्थापना के लिए संसदीय प्रकार की प्रणाली को अपनाया गया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया गया है। तो इस लाइन से ये समझ में आता है कि यदि लोकतंत्र की वास्तव में स्थापना करना है देश में, तो हमें संसद के निर्वाचन और संसद की कार्यप्रणाली में अधिक से अधिक सुधार करना पड़ेगा, तभी हमारे यहाँ लोकतंत्र स्थापित होगा। तो प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जाए? तो दो प्रकार से मजबूत किया जा सकता है भारतीय लोकतंत्र को। पहला, संसद का चुनाव में और परफेक्शन हो, और सेकंड, संसद की कार्यप्रणाली में और अधिक परफेक्शन हो। मतलब निर्वाचन प्रक्रिया अच्छी हो और संसद जब कार्य करे उसमें मैक्सिमम जनता का पार्टिसिपेशन हो। तो कुछ पॉइंट मैं बता देता हूं। न्यूट्रल और इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन हो, उसमें किसी भी प्रकार की राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टी में इंटरनल डिसिप्लिन हो और इंटरनल डेमोक्रेसी हो। पॉलिटिकल पार्टी आपराधिक ट्रैक रिकॉर्ड रखने वाले व्यक्तियों को टिकट ना दें, और भले ही संविधान में किसी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान नहीं किया गया, और ये प्रावधान इसलिए नहीं किया गया क्योंकि हमारे संविधान में आपको राजनीतिक स्वतंत्रता दी गई है।
मतलब देश का कोई भी व्यक्ति कुछ प्रमुख एलिजिबिलिटी को रखते हुए चुनाव लड़ सकता है। तो ये जो शैक्षणिक योग्यता का प्रोविजन नहीं किया, इसलिए नहीं किया टू प्रोवाइड द मैक्सिमम एक्सटेंशन टू द डेमोक्रेसी, इसलिए ये प्रोविजन नहीं किया। लेकिन राजनीतिक दल अपने इंटरनल कोड ऑफ कंडक्ट तो बना सकते हैं कि भाई हम उसी को टिकट देंगे जो जानता है, समझता है राजनीति को। हम अपराधियों को टिकट नहीं देंगे। तो और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टियों में आंतरिक अनुशासन भी होना चाहिए, आंतरिक लोकतंत्र भी होना चाहिए। तो ये होना चाहिए। अगला, चुनाव में अधिक से अधिक पारदर्शिता हो, ये बड़ा आवश्यक है हमारे देश के लिए। उसके बाद अगला, संसद चूंकि कानून बनाने के लिए सर्वोच्च संस्था है और ये कानून आम जनता पर लागू होते हैं, तो कानून निर्माण में जनता की भागीदारी को और अधिक सुनिश्चित किया जाए। मतलब कुछ प्रमुख कानूनों में रेफरेंडम को क्या बोलते हैं हिंदी में, जनता से राय लेना, जैसे स्विट्जरलैंड, स्कॉटलैंड, कई देशों में होता है। जैसे मान लो सीएए कानून बनाया, ये कॉम्प्रिहेंसिव इम्पैक्ट डालने वाला कानून था जो जनता पे व्यापक प्रभाव डालेगा। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा कंज्यूम करने वाला देश है। ऐसे देश में क्या आप किसी ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से सीएए, एनआरसी जैसे कानून बनाते समय जनता से राय नहीं ले सकते? ये भी एक सच है कि हर व्यक्ति के पास मोबाइल नहीं है और हर व्यक्ति राय नहीं दे सकता। फिर भी कभी ना कभी तो शुरुआत करनी पड़ेगी। यदि देश की 80% जनसंख्या के पास मोबाइल है तो वो 80% तो अपना मत दे सकते हैं, वो 80% तो अपनी राय दे सकते हैं। तो हमारे यहाँ एक्चुअल में डेमोक्रेसी कैसी है कि हम चुनाव के माध्यम से ये चुनते हैं कि अगले 5 साल हम पर शासन कौन करेगा। चुनाव के माध्यम से हम ये चुनते हैं कि अगले 5 साल हमें हंटर कौन मारेगा। मतलब हम अपने ऊपर शासन करने वाले व्यक्ति का चुनाव कर लेते हैं। जबकि लोकतंत्र का मतलब क्या है, हमारी ओर से कौन शासन करेगा। तो ये कब होगा, जब शासन पद्धति में, योजनाओं के निर्माण में, कानून के निर्माण में, योजनाओं की इम्प्लीमेंटेशन में अधिक से अधिक जनता का पार्टिसिपेशन बढ़े। तो वैसे में कैसे लोकतंत्र की स्थापना होगी? हम अप्रत्यक्ष ही रहेंगे तब भी, लेकिन जन प्रतिनिधित्व इतना अधिक बढ़ जाएगा उस अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में कि हम सैद्धांतिक रूप से अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाएंगे, लेकिन व्यवहारिक रूप से यह हमारा व्यवहार प्रत्यक्ष लोकतंत्र जैसा हो जाएगा। क्यों? हमारे यहाँ सभी महत्वपूर्ण मामलों में जनता से राय लेनी पड़ेगी, राय शामिल होगी निर्णयों में। ऐसा लोकतंत्र हमें बनाना है। तो संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ये सुझाव दिए जा सकते हैं। मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया है कि क्लास खत्म होने वाली है, तो कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए। इसके पेपर के जो 200 वर्ड वाले क्वेश्चन है वो अपन शाम के लेक्चर में सॉल्व करेंगे। कुछ नए स्टूडेंट भी मुझे इसमें दिख रहे हैं, तो आज इनमें से कुछ क्वेश्चन के सॉल्व मैं आपको भेजूंगा हिंदी और इंग्लिश में। 20 वर्ड के कुछ के रैंडमली कुछ क्वेश्चन के सॉल्व भेजूंगा आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर। तो जो लोग
मेरे वाले व्हाट्सएप ग्रुप में ना जुड़े हों, जिसमें मैं कुछ मटेरियल भेजता हूँ, वो लोग अपना नाम नंबर मुझे भेज दें, मैं उसमें ऐड कर दूंगा। मेरा फ़ोन नंबर है 7898697070 7898697070। तो आज क्योंकि मैं उसमें आपको कुछ आंसर भेजूंगा। अगला लेक्चर आपका 10 बजे शुरू होगा अभिमन्यु सर का। आज किसी कारण से लेक्चर हमने स्वेप किए थे। कल मेरा लेक्चर वापस 10 बजे ही रहेगा और 9 बजे अभिमन्यु सर का रहेगा। शाम को 8 बजे फिर से मिलते हैं अपने जो टॉपिक चल रहा है राज्यसभा उसी के साथ। धन्यवाद। सर कल के मटेरियल ग्रुप पे नहीं आए थे सर, प्लीज उसको भी सेंड कर हाँ, दीजिएगा। कर दूंगा, मैं बिल्कुल सेंड कर दूंगा, है ना। ओके जी सर। ओके सर।